Namaskar, welcome to Women's Day special episode of Know More About Your Favorite Personalities with Hina Paigan. Today, on this special day, my guest is a phenomenal self-made woman who is inspiration for millions of women. Today, my guest is BJP Mahila Morcha President and former Vice President of BJP Dile. Today, my guest is योगिता सिंह जी. इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू को आरंभ करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा खूबसूरती से हिंदी नहीं बोल सकती हूँ, बट इन दिनों बाहर की देशों में लोगों का जज्बा हिंदी सीखने और बात करने को देखकर आज मैं एक अफ़गान भारतीय पत्रकार के रूप में अपना पूरी कोशिश करूंगी हिंदी बोलने में. योगिता जी, वॉइस ऑफ वुमेन के इस मंच पर आपका स्वागत है. सभी को मेरा नमस्कार. योगिता जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ अपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की. वैसे मैंने अपने राजनीतिक करियर को 17 साल पहले शुरू किया भारतीय जनता पार्टी से, पर कहीं ना कहीं समाज का कार्य तो मैं बचपन से ही करती आई. स्कूल में जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक होता था. 93 की बात है. तब भूकंप आया. स्कूल ने हमको पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला, तो सभी अपने अड़ोस पड़ोस में पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, पर मैंने उस टाइम लिस्ट बनाई. लुधियाना के जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे, बैंक के मैनेजर से और पेट्रोल पंप के ओनर्स को टच किया, और जो कलेक्शन हुई उस समय में स्कूल में सबसे ज़्यादा मैंने कलेक्शन करी थी. और मुझे वो सौभाग्य मिला कि जो स्कूल ने पैसा इकट्ठा किया था, हमारे प्रिंसिपल के साथ में कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, उनको वहाँ देकर आई. तो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े रहने का विषय अगर सोचा जाए तो मेरे बचपन से ही उस तरफ रहा, और धीरे धीरे समाज में काम करते करते मैं राजनीति में आ गई. और 17 साल पहले मुझे पानी के इशू को लेके मैं हमारे एमएलए के संपर्क में आई, तो वहाँ कोई पानी के कनेक्शन की कुछ बात हो रही थी. तो आम आरडब्ल्यू जो थी वो कुछ दिक्कत कर रही थी, कुछ पैसा मांग रही थी. तो मैंने कहा कि नहीं, पानी तो हमारा अधिकार है. तो मैंने वो लड़ाई लड़ी, और डेसू जो आज प्राइवेटाइज हो गया, उस टाइम सरकारी था, उसके इशू को लेके भी मेरा कभी कभी ज़रूर जाना हुआ, और लोगों की समस्याएं हल करना मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था. तो वही सब करते करते, समाज की सेवा करते करते ही मैं राजनीति में आ गई. और भारतीय जनता पार्टी में मैंने अपना करियर मंडल की मंत्री से शुरू किया, फिर मैं जिले में 3 बार मंत्री बनी, राष्ट्रीय मंत्री बनी महिला मोर्चा की, और उसके बाद दिल्ली प्रदेश की मेन टीम की उपाध्यक्ष बनी, और आज मैं दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हूँ. मैं जब राष्ट्रीय मंत्री थी, मैं महिला मोर्चा की पंजाब स्टेट की प्रभारी रही, मणिपुर नागालैंड की प्रभारी रही, और राजनीति के साथ साथ मैं समाज में मेरा एक एनजीओ भी चलता है, मेडिवर्ड एजुकेशन सोसाइटी, और मैं कुछ एनजीओज़ की पैट्रन भी हूँ. और समय समय पर मैंने समाज के लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर काम किया है. महिला मोर्चा के अस्तित्व में आज भी भारत के बहुत हिस्सों में महिलाएं असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा क्यों? महिला सुरक्षा की बात कहें तो मैं इस बात को मानती हूँ कि आज भी कहीं कहीं महिला सुरक्षित नहीं है, पर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ महिलाएं ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं. चाहे आप उत्तर प्रदेश की ही बात करिए, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की आ रही है. वहाँ की महिलाएं अगर उनसे पूछा जाए तो वो कह रही हैं कि आज वो समय है जब हम बाहर निकल के पढ़ने जा सकती हैं. मैंने आपको जैसे कहा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जब भाषण दिया, तब उन्होंने इज्जत घर की बात करी, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब, शोषित और महिलाओं को समर्पित सरकार है. उस सरकार के तहत ही उन्होंने जब इज्जत घर की बात करी तो लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगा. स्वच्छता के तहत प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, उस अभियान को चलाया, और टॉयलेट्स में
की बात करें तो मैं खुद अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको 2013 का। 2013 में जब उत्तराखंड में भूकंप आया तो मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री थी। हम राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते कुछ सामान वितरण करने के लिए मैं वहाँ पर गई। तो जब सुबह सुबह हमारा जो जिला अध्यक्ष था वहाँ का, वो बोला मैडम हम वितरण करने बाद में जाएंगे, एक अप्रिय घटना हो गई। तब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि एक बच्ची का देहांत हो गया खेत में। तो जब मैं उनके घर गई तो पता चला कि वो शौच के लिए खेत में गई थी, किसी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसको मार दिया। आप देखिए देश की आज़ादी के इतने साल के बाद भी ऐसा व्यवहार होना, क्यों हुआ ये सब कुछ? क्योंकि उसके घर में शौचालय नहीं था। गांव देहात में सबसे ज़्यादा अप्रिय घटनाएं इसी कारण होती थी क्योंकि उनके घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे, और उसके साथ साथ महिलाएं बीमारी से ग्रस्त होती थी क्योंकि उन्हें शौच जाने के लिए भी सुबह और शाम का इंतज़ार करना पड़ता था। और तो और जब बारिश आ जाती थी तो खेत खलियान में बारिश के कारण वो नहीं जा पाती थी, तो वो सड़क के किनारे शौच के लिए जाती थी। और जब कोई व्हीकल आता था तो वो उठकर खड़ी हो जाती थी और उसके जाने का इंतज़ार करती थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको इज्जत घर दिए और देश भर में जब करोड़ों टॉयलेट्स बने तब महिला सुरक्षा हुई। प्रधानमंत्री जी ने की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सबका साथ है, सबका विकास करेंगे। उसी विकास की श्रेणी में जितनी भी योजनाएं आई वो महिलाओं को समर्पित योजनाएं आई। उसके बाद उज्ज्वला योजना की बात करें हम, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस दी। आप सोच के देखिए कि वो महिलाएं जो पहले चूल्हे पे खाना बनाती थी और एक दिन में कितनी सिगरेट का धुआं उनके अंदर जाता था, उससे उनके फेफड़े खराब होते थे, उनको टीबी की बीमारी होती थी। और तो और जब वो लकड़ियाँ बीनने के लिए बाहर जाती थी तो उनका समय जाता था। आज उनके 4 घंटे का समय लकड़ियाँ बीनने का बचता है। ये महिला सुरक्षा का ही एक और कदम है कि वो अपने आप को सक्षम कर पा रही है, या वो समय अपने बच्चों को दे रही है, या उस समय में वो कोई काम करने के लिए बाहर जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने जब आवास देने की भी बात करी तो आवास भी कहा कि महिलाओं के नाम पर ही होगा। उन्होंने महिला आवास, जितने भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फ्री है या कम पैसे पे रजिस्ट्रेशन होता है, वो महिला सम्मान की बात होती है। इससे भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसके अलावा मुद्रा बैंक स्टार्टअप के तहत जो भी लोन केंद्र सरकार ने दिए, उसके अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम हर बैंक एक महिला SC ST को लोन ज़रूर देगा। और जितने भी मुद्रा बैंक के तहत लोन दिए गए उसमें 70% लोन जो है वो महिलाओं को मिले। इससे महिला सशक्तिकरण और महिला अपने आप को देश में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी। इसके अलावा बहुत सारे काम, और चाहे पंचायत की बात करें, आज पंचायत में 50% का रिजर्वेशन है। हम दिल्ली में भी कॉरपोरेशन की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कॉरपोरेशन में 50% का रिजर्वेशन है। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा पंचायत में काउंसलर्स, पंचायत के अध्यक्ष, काउंसलर, MLA, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, किसी सरकार में सबसे ज़्यादा महिला रहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज प्रधानमंत्री जी ने 11 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी, और सिर्फ नाम के लिए जगह नहीं दी, फाइनेंस जैसी मिनिस्ट्री, डिफेंस जैसी मिनिस्ट्री भी महिलाओं को दी। पूर्व की सरकारों ने महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया, बट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सशक्त भी बनाया और उनमें वो पावर भी दी। और प्रधानमंत्री जी ने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब अभियान शुरू किया तो हमको उस समय सोच के देखिए कि आज जो रेशो बढ़ा है, उनकी परिकल्पना थी इस बात की कि
रेशो नीचे जा रहा है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम हो रही हैं, वो लोग बच्चियां थोड़ी उनको वोट देने जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ बेटी पैदा भी होगी, हम उसको बचाएंगे भी और उसको पढ़ाएंगे भी। उसके पढ़ाने के लिए उन्होंने सुकन्या योजना लेके आए और आज पूरे देश भर में महिलाओं का रेशो बढ़ रहा है। महिला कई चुनौतियों से जूझती है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट, मिसोजिनी जैसे तमाम दिक्कतें। इस तरह की समस्याओं को रोकने के लिए महिला मोर्चा के पास किस प्रकार की योजनाएं हैं? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज भी महिलाओं को हरासमेंट सहनी पड़ती है, पर महिलाएं जो लोग ये काम करते हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो लोग ही मानसिक रूप से ठीक नहीं होते। आप देखिए, आप याद करिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी लड़की के बारे में जानना चाहते हैं कि लड़की देर से आएगी तो हम उसे पूछेंगे कि तुम इतनी देर से क्यों आई, पर नहीं, हमारे को अपने बेटे को भी पूछना चाहिए जब वो घर से लेट आए तो बेटा तुम कहाँ थे। हम चाहते हैं कि देश बदल जाए। देश तब बदलेगा जब समाज बदलेगा, और समाज कब बदलेगा? जब हमारा परिवार बदलेगा। हमें परिवार से इस चीज़ को शुरू करना होगा। बहुत सारे परिवारों में हम लड़कों को जैसे इम्पोर्टेंस दी जाती है, आज भी उनको कहा जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हमें इस धारणा को बदलना होगा। हमें लड़कियों को भी बराबरी पे लाना होगा और अपने लड़कों पर भी देख रेख करनी होगी कि उनको भी हम रोकें। तो समय समय पर महिला मोर्चा अवेयरनेस कैंप चलाता है, और अब कभी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात भी होती है तो ज़रूर महिला मोर्चा उसमें भी अपना पक्ष रखता है, उस महिला का साथ देता है। पर मैं आपके माध्यम से भी इस बात को कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वो शिक्षा देनी होगी कि वो महिलाओं की इज्जत करना सीखें, नारी की इज्जत करें, और लड़कियों की इज्जत करते हुए लड़कों को ये मालूम होना चाहिए कि उनसे भी कोई ये पूछ सकता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बहुत से लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार शिक्षा को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा को लेकर। आपका इस बारे में क्या राय है? मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो शिक्षा नीति पर बात करनी शुरू हुई। उससे पहले देश की आज़ादी के लंबे समय के दौर में भी किसी भी सरकार ने, मतलब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही या गठबंधन की सरकार आई, पर किसी ने शिक्षा नीति पर कोई विचार नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि शिक्षा नीति बदलेंगे। वो शिक्षा नीति नहीं आई। आप सोच के देखिए कि हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे बच्चे, हमने क्या पढ़ा। जो हमारे देश में शिक्षा नीति कब से चली आ रही थी? देश की आज़ादी के बाद, और उस समय पर जो शिक्षा नीति बनी उस पर अंग्रेज़ों का कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता था। पर आज जो हमारी शिक्षा नीति बनी है उसमें प्रधानमंत्री जी ने लोकल लैंग्वेज को कितना प्रमोट किया है, इसका असर हमें आने वाले 10-15 साल में दिखाई देगा कि हमारी मातृभाषा को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है और शिक्षा नीति में अब क्या पढ़ाया जा रहा है। वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो देश और समाज के हित की हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे पढ़ रहे थे इतने सालों तक जिनको नहीं भी पढ़ाया जाना चाहिए था, पर हमारी शिक्षा नीति बहुत लंबे समय से कोई किसी ने इस पर विचार नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी नई शिक्षा नीति लेकर आई और आने वाले 10-15 साल में हम सबको उसका असर गांव देहात में भी नज़र आएगा। क्योंकि गांव देहात के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि उनको ये लगता था कि हमको तो अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं आती, हमारी मातृभाषा को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी पढ़ाई मातृभाषा में करनी है। हमारी शिक्षा नीति को बदला, उसका प्रभाव आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। क्या 3 तलाक प्रभावी है और क्या ये कानून दूर दराज इलाकों में भी लागू होता है या नहीं? 3 तलाक की बात अगर किसी ने करी
प्रमुख रूप से और उसको लागू करके उसका कानून भी बनाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप देखें कि इससे पहले तो इसके बारे में किसी ने कभी बात भी नहीं करी, और महिलाओं को इसमें कितनी बड़ी सुरक्षा मिली कि मुस्लिम बहनों ने उनकी आवाज रखने के लिए कोई पहले कभी किसी ने कदम नहीं उठाया, किसी ने इस विषय पर बात भी नहीं करी। और आप खुद सोचिए कि महिला को सिर्फ 3 शब्द कहने से कि 3 बार तलाक कह दिया और उसका तलाक हो गया, और उसको अगर बाद में उसी इंसान के साथ अगर दोबारा रहना होता था तो उसके अंदर इतनी गलत प्रक्रिया थी कि उसको कहीं और शादी करनी होती थी, फिर उसको वहां से तलाक लेके फिर वापस वो यहाँ पर पहले पति के पास आ सकती थी। और इसके साथ साथ उसके साथ जो उत्पीड़न होता था वो भी बहुत बड़ी बात थी। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और देश भर की सभी मुस्लिम बहनें भी इस बात के लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया और प्रधानमंत्री जी को अपना समर्थन भी दिया। ये आपने अनेक जगह के चुनावों में भी देखा होगा। और आज महिलाएं सबसे ज्यादा मतदान करने भी आती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज हम ज्यादा सुरक्षित हैं। और 3 तलाक, चाहे वो गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे शहर हो, आज की डेट में सभी बहनें बहुत जागरूक हो गई हैं और उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। आने वाले महिला दिवस के खास अवसर पे आपका क्या तैयारी है? सबसे पहले मैं सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई दूंगी। जैसे कि कल महिला दिवस है और दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा कल वेस्टर्न कोर्ट में महिला दिवस मनाने जा रहा है। और इस बार अगर आपने प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी सुनी होगी तो उन्होंने इसमें महिला सम्मान की बात करी। और महिला सम्मान तो हमेशा ही होना चाहिए, पर क्योंकि विश्व स्तर ने इस दिन को चुना है, इसलिए हम सभी 8 तारीख को महिला दिवस मनाते हैं। और हम भी पूरी दिल्ली की जिन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में कुछ खास उपलब्धि प्राप्त की है उन सबको सम्मानित करने वाले हैं। इस बार का वर्ल्ड का जो थीम है वो जेंडर इक्वलिटी पे है, समानता का अधिकार। और वैसे भी आज महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कि उन्होंने आने वाले कल के लिए क्या किया है। जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं, अपने कल की चिंता कर रही हैं। जैसे टेक्सटाइल में भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो आज सोलर चरखा चला रही हैं। अलग अलग फील्ड में ऐसे ही फैशन डिज़ाइनिंग के बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऑर्गेनिक फैब्रिक पे काम कर रहे हैं। अलग अलग बहनें जो कल की चिंता करते हुए भविष्य को संवारते हुए काम कर रही हैं, या जिन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है, उन सबको हम सम्मानित करेंगे। और मैं चाहती हूँ हर बहन आत्मनिर्भर बने और महिला पुरुष के बराबर हो। मैं कई बार ये बात बोलती हूँ कि हमको देवी भी नहीं बनना, हमको दासी भी नहीं बनना, हमको तो बराबरी का दर्जा चाहिए, हमको तो बराबरी का दर्जा चाहिए। हाँ, मैं वॉइस ऑफ वुमेन की टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जो अपने महिला दिवस के इस खास अवसर पे अपना समय निकाला और अपना विचार हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ वुमेन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।